हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैप्टर आज हमारा चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। और पिछली क्लास के अंदर हमने 3-4 कॉन्सेप्ट कर लिए थे बिल ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, कर दिया मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है जी। तो पिछली क्लास के अंदर हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और आज हम आगे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं: ऑनर्ड ऑफ बिल, डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल और एकोमोडेशन ऑफ बिल। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं ऑनर्ड ऑफ बिल। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनर्ड ऑफ बिल, इसके अंदर दोस्तों 4 पॉइंट्स है, 4 केसेस है। इन 4 में से एक ही केस हो सकता है एट अ टाइम, चारों नहीं हो सकते। 4 में से सिर्फ एक केस आपसे पूछ सकता है। पहला है बिल मेट ऑन ड्यू डेट। दूसरा है बिल डिस्काउंट विथ बैंक। तीसरा है बिल एंडोर्समेंट। और चौथा आपके पास बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ऑनर्ड ऑफ बिल के अंदर बिल मेट ऑन ड्यू डेट, बिल डिस्काउंट विद बैंक, बिल एंडोर्समेंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये 4 आपके पास केस होते हैं। और इन चारों केस को हमें आज पढ़ना है और खत्म करना है आज की क्लास के अंदर। तो आइए सभी की एंट्री एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला स्टार्ट करेंगे बिल मेट ऑन ड्यू डेट। सबसे पहले समझते हैं कि ऑनर्ड ऑफ अ बिल होता क्या है। ऑनर्ड ऑफ अ बिल क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी को आपने उधार पे गुड्स बेचा, उससे आपने जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया तो ड्यू डेट पर, जिस दिन ड्यू डेट थी, जिस दिन मैच्योरिटी डेट थी, उस दिन उस पार्टी ने पैसा पे कर दिया। इसका मतलब चाहे मैं आपको याला केस पढ़ाऊं, चाहे याला, चाहे याला, चरियाला, तो जो हमारा ड्रॉई है ना, ड्रॉई, ड्रॉई मतलब वो पर्सन जिसको पे करना है, वो ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर पे कर देता है। कोई भी डिसऑनर्ड नहीं करता है, कोई भी पैसा नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि पैसा उसने डिसऑनर्ड कर दिया, चुकाया नहीं। तो ये जो केस अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा ड्रॉई है वो बिल ड्यू डेट पर या मैच्योरिटी डेट, जो भी आप कह लो, उस डेट पर पे कर देता है। उस डेट पर अपने जितना ही पैसा है वो पे कर देता है। अब इसकी 3 केसेस है। बिल मेट ऑन ड्यू डेट ऑन द हैंड ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर, इसको आप ऐसा लिख लो, बिल मेट इसको, इसका नाम दे देंगे बिल टिल द डेट ऑफ, हाँ हाँ हाँ, अब आया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, बिल रिटेन विथ ड्रॉ टिल ड्यू डेट। ये इसका पहले कंसेप्ट का नाम है। इसको थोड़ा चेंज करो, बिल रिटेन विद ड्रॉ टिल द डेट, बिल रिटेन विद ड्रॉ टिल ड्यू डेट। इसका मतलब ये है कि भैया देखिए, हमारे पास 2 पर्सन थे, एंट्री समझ लीजिए। एक है हमारे पास ड्रॉर, एक है हमारे पास ड्रॉई। अब इसमें क्या है, ड्रॉर को मान लेते हैं ये ए है, मिस्टर ए, और ड्रॉई मान लेते हैं ये मिस्टर बी है। मैंने ना पहली एंट्री क्या है कि भाई मिस्टर ए ने कुछ गुड्स सोल्ड करे बी को उधार पर, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी भाई बी को बेचे उधार पे, तो बी डेटर हो जाएगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, है ना।
बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। भाई गुड्स बेचने की एंट्री क्या होती है उधार पर, जिसको बेचा वो डेटर, और टू सेल इनकम। ये क्या कहेगा, इसने परचेज करा है तो इसकी पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ए को क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि लाइबिलिटी है, क्योंकि इस बी ने ए को पैसा देना है। तो पहली एंट्री होती है गुड्स बेचने की। अब दूसरी एंट्री होती है बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराने की। जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराएंगे तो एंट्री होगी कि जो बी है ना, बी जो डेटर बना रखा है इसको कैंसिल कर देते हैं और नया एसेट बनाते हैं बीआर के नाम से। तो इसके पास क्या आ जाएगा, बीआर, क्योंकि इसने गुड्स बेचा है तो बीआर एक एसेट बन जाएगी, और जिसने डेटर नाम की एसेट बना रखी है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो दूसरी एंट्री होती है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की। ये क्या कहेगा, ये कहेगा जो क्रेडिटर है ना ए नाम के, उसको हम कर देंगे कैंसिल, क्रेडिटर को कर देंगे कैंसिल, और एक नई लायबिलिटी बनाएंगे बीपी के नाम की, बीपी के नाम की एक लायबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों एंट्री किस डेट पर होगी, ये दोनों एंट्री उस डेट पर होती है जिस डेट पर गुड्स बेचा और बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा। लेट्स सपोज 1 जनवरी को गुड्स बेचा और 2 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया, ये होगा। अब होगी अगली एंट्री मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट पे जब 3 महीने का बिल है तो 3 महीने प्लस 3 दिन काउंट करने के बाद बिल मैच्योर हो जाएगा। और मैच्योर होने का मतलब ये है ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, जो ड्रॉई है जिसको पैसा देना है वो ड्रॉई क्या करेगा, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी पर पैसा पे कर देगा। कोई भी डिसऑनर्ड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा कि उसने पैसा मार लिया है, वो पे करेगा। यही कॉन्सेप्ट का नाम है। तो इन चारों पॉइंट के अंदर हमें ये पता हो, इन चारों पॉइंट के अंदर ड्रॉई जो होगा वो पे करेगा ही करेगा, राइट। तो ड्रॉई पे करेगा। अभी वो वाला केस नहीं आएगा कि जब ड्रॉई डिसऑनर्ड कर देता है, वो नेक्स्ट केस में आएगा। इधर देखेंगे, बिल रिटेन विद ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखिए यहाँ पर ये हुआ कि जो ड्रॉर है हमारा मिस्टर ए, उसने बिल मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखा, किसी को ना ट्रांसफर करा, ना बैंक को ट्रांसफर करा, ना किसी को बैंक को दिया, तो किसी को नहीं दिया, उसने अपने पास ही रखा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बिल रिटेन विद ड्रॉर टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। टिल डेट ऑफ ड्यू डेट या टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी तक ड्रॉर ने अपने पास ही बिल रखा, तो जिसके पास बीआर पैसा भी उसी को मिलेगा। तो ये ड्रॉई जब इसको पैसा दे देगा तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये बीआर कैंसिल कर देगा और इसका पैसा आ जाएगा, खत्म। इसको होगी मैच्योरिटी की पेमेंट की एंट्री। और ये क्या कहेगा कि भाई ये कैश देगा और अपनी लायबिलिटी खत्म कर देगा, तो बीपी यहां से अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा और टू कैश जगह जमा कर देगा, या कैश या बैंक से पे कर देगा। ये होगी पेमेंट की एंट्री, ये इसकी पेमेंट की एंट्री है और ये वो रिसीव्ड की एंट्री होगी। ये पहला केस है जब बिल किसके पास रहता है, ड्रॉर के पास रहता है। अब दूसरा केस है बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और इसमें एंट्री है, एंट्री समझ ली, कौन सा भी क्वेश्चन कर लोगे। बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक, बिल डिस्काउंट विद बैंक। कोई ले लेते हैं यहाँ पर ए ले लेते हैं ड्रॉर, और यहाँ बी ले लेते हैं ड्रॉई। पहली एंट्री वही सेम होगी गुड्स बेचने की। मैंने आपसे कहा था कि इन चारों में से एक टाइम पर एक ही केस होगा, चारों एक साथ नहीं हो सकते। या तो बिल वो खुद रखेगा या बैंक को जाकर जमा कर देगा, राइट। तो चारों नहीं हो सकते। इधर देखिए पहली एंट्री वही होगी, एंट्री सेल की। पहली एंट्री सेल की होगी। सेल की एंट्री क्या होगी, सेल की एंट्री। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में सेल की एंट्री बोली गई हो तभी, सेल का यूज करा गया हो, किस गुड्स बेचा है, इसने खरीदा है, तभी एंट्री पास करनी है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है बिना सेल की एंट्री करे हमें डायरेक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री पास करनी पड़ती है, बीआर बनाने की। ठीक है जी, सेकंड एंट्री पास करनी पड़ती है। वो कब होगा, जब सेल और परचेस के बारे में बात ही नहीं हो रखी होगी क्वेश्चन में। पहली होगी सेल की एंट्री, एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉट ओहो टू सेल। ठीक है जी। और दूसरे इधर भी क्या है एंट्री की, परचेस करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस करा, ए से, ए को बनाएगा लायबिलिटी टू ए। कॉन्सेप्ट का सारा रिवीजन करा रहा हूं, मेरा पर्पस यही है रिवीजन का, कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे क्लास के अंदर डिटेल में, उनका रिवीजन एक बार हो जाए। दूसरी एंट्री क्या होगी, बीआर बनाने की। तो बीआर जब बनाएंगे तो डेटर कैंसिल कर देंगे और नई एसेट जनरेट कर लेंगे। बीआर कैंसिल और डेटर को, बीआर बना लिया और डेटर कैंसिल। और ये क्या करेगा, ये अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा ए के नाम की और एक नई लायबिलिटी बनाएगा बीपी के नाम की, जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो जाएगा बीपी के नाम की। ऐसा क्यों करते हैं, इसका लॉजिक मैंने आपको दिया था क्लास के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो ड्रॉर है ना, ड्रॉर कौन, मिस्टर ए, ड्रॉर क्या कहेगा, ड्रॉर कहेगा भाई मेरे पास जो बीआर है उसको मुझे अभी पैसा चाहिए। तो ड्रॉई कहेगा भैया मुझे तो 3 महीने बाद पैसा देना है, मैं अभी क्यों दूं आपको पैसा। कह रहा सर मुझे बहुत जरूरी है, आप मुझे पैसे दे दो। कह रहा नहीं सर पैसा नहीं दे पाऊंगा, जो मैच्योरिटी डेट होगा उसी डेट पर पैसा दूंगा। अब ड्रॉर को पैसों की नीड पड़ गई तो ड्रॉर जाता है बैंक के पास और बैंक से कहता है बैंक भैया आप ये बीआर मेरे पास है, इसकी पेमेंट 3 महीने बाद होने वाली है, आप ये बीआर आप रख लो और कुछ पैसा काट के मुझे दे दो।
बैंक कहता ठीक है भाई BR कितने का है, 50,000 रुपए का। वो कहता भाई मैं इसमें 3,000 रुपए काटूंगा, 47 आपको दे दूंगा। तो BR क्या होता है, ड्रॉर क्या होता है, जब ड्रॉर को पैसों की नीड होती है ना दोस्तों, तो ड्रॉर क्या करता है, अपना ये BR किसको दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, अपना ये BR दे देता है बैंक को, और बैंक से कम पैसों में वो पैसा इमीडिएटली ले लेता है। बैंक इसमें कुछ चार्जेस काटते हैं, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, और ये हमारे लिए लॉस है दोस्तों। हमारा BR था 50,000 का, तो हमें इन हैंड कितना मिला, 47,000 रुपए, बैंक ने 3,000 रुपए काट लिया अपने फायदे के, क्योंकि वो एडवांस पैसा दे रहा है ना हमें, अपना ब्याज तो काटेगा 3 महीने का। तो यहाँ पर क्या होता है, ये BR जो अब है ये किसके पास चले जाएगा, अब मेरे से कैंसिल हो जाएगा सर, ये BR कहाँ चले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2BR मेरे से कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाए कैंसिल, क्योंकि भाई ये BR मेरे पे नहीं, अब बैंक के पास जा रहा है, बैंक के पास, तो बैंक वाला क्या करेगा, मेरे को पैसा दे देगा। बैंक के पास जा रहा है, ये नहीं कह रहा है, ये बैंक वो है जो हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराया बैंक ने। तो यहाँ आ जाएगा सर 47,000 रुपए, और ये 50,000 का बिल चले जाएगा, और डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे लिए लॉस है 3,000 रुपए की, ये एंट्री होगी। सर ये बैंक वो बैंक नहीं है जिसने वो बैंक नहीं जिससे हमने डिस्काउंट कराया, ये बैंक का मतलब है कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल डिस्काउंट आप उसी बैंक से कराते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा देगा। तो बैंक में आपके अकाउंट में आ जाएगा 47,000 रुपए, तो 3,000 रुपए आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसने 3,000 रुपए काट लिए, और BR आपका 50,000 का चले जाएगा। तो अब ड्रॉर ये काम इसलिए करता है, बैंक से डिस्काउंट इसलिए कराता है, क्योंकि ड्रॉर को इमीडिएटली पैसों की जरूरत होती है, और ये पैसा 3 महीने बाद मिलेगा। ठीक है जी। अब क्या होगा, 3 महीने बाद ये BP का अमाउंट पे कर देगा। किसको पे करेगा, ये BP जो बिल का पेमेंट करना था पे करेगा, अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा और कैश देकर जमा करा देगा। किसको, क्या ड्रॉर को, नहीं सर, ड्रॉर के पास तो BR है ही नहीं, क्योंकि वो बैंक के पास चले गया, तो ये पे करेगा बैंक को। किसको पे करेगा, ये पे करेगा टू बैंक, बैंक को पे करेगा। ये किसको पे करेगा दोस्त, बैंक को, क्योंकि BR किसके पास है, बैंक के पास है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया जी। ये होगी खत्म एंट्री, मतलब ये रिसीव्ड की एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना BR किसको ट्रांसफर कर चुका है, बैंक को दे चुका है। ये हो गया आपके पास बिल डिस्काउंट विद बैंक। अब तीसरा बिल एंडोस। एंडोस का मतलब होता है ट्रांसफर करना, एंडोस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। ये A है ड्रॉर, ये B है ड्रॉई, और ये C है। इसको बताओ क्या बोलूंगा आज, पे ही बोलूंगा सर, पे ही क्यों बोल लो, ऐसे तो इसको एंडोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंडोसी। एंडोसी कौन होता है, वो पर्सन जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको एंडोसी कहा जाता है। पहली एंट्री बिल्कुल वही सेम होगी, गुड्स बेचने की, इन दोनों के बीच में। ये कब आया, ये भी आएगा थोड़ी देर में। इन दोनों की एंट्री वही होगी, पहली एंट्री सेम। तो पहली एंट्री में करेंगे, गुड्स बेचने की एंट्री होगी, और ये गुड्स खरीदने की एंट्री होगी सेम। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, BR बनाने की। तो ये क्या कहेगा, इसके बाद BR आ जाएगा, BR अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर A B को अब कैंसिल कर देगा एज अ डाटा। ये क्या कहेगा, ये A एज अ क्रेडिटर कैंसिल कर देगा, और इसके पास नई लायबिलिटी आ जाएगी BP के नाम की, नई लायबिलिटी आ जाएगी BP के नाम। अब यहाँ के बाद कहानी क्या हुई, देखिए यहाँ के बाद कहानी ये हो सकती है कि या तो वो बिल मैच्योरिटी तक खुद रखे, तो ये एंट्री होगी, या तो ये हो रखा है कि वो बिल पहले डिस्काउंट करा ले, तो बैंक के पास चले जाएगा, या तीसरा ये बिल यहाँ से ट्रांसफर कर दे, किसको, C को। अब C को क्यों ट्रांसफर करते हैं वो समझिए भाई। जो C है ना हमारा बंदा, ये C को ना पैसे लेने A से। अब C ने क्या करा, C ने A के पास गया, भाई पैसे दो। कह रहा भैया अभी तो पैसे है नहीं, ये मेरे पे एक BR पड़ा हुआ है, इसका पैसा 3 महीने बाद आएगा। कहता नहीं मुझे अभी पैसे चाहिए भैया, अभी चाहिए। वो कह रहा भाई मैं कहां से दूं पैसे, मेरे पास है ही नहीं पैसे, मैं कहां से दूं, अगर होते तो मैं दे नहीं देता। तो C ने पैसा लेना है किससे, C ने A से पैसा लेना है दोस्तों। C ने किससे पैसा लेना है, A से पैसा लेना है। तो A कह रहा है भैया मेरे पे अभी पैसे नहीं है, पर पैसे के बदले में आपको BR दे देता हूँ। ये जो BR है ना मेरे पास, ये उतने अमाउंट का जितना अमाउंट का आपको चाहिए पैसा, तो ये करता हूँ, ये BR में आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, और ये 3 महीने बाद जब पेमेंट होगी तो ये पर्सन आपको पे कर देगा। बात हो गई, हमारा क्लियर भी हो जाएगा हिसाब किताब। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि C ने 50,000 रुपए लेने A से। A कह रहा है भैया 50,000 तो मेरे में कैश नहीं पड़ा, तो आप क्या करो, 50,000 का BR पड़ा है मेरे पे, इसकी पेमेंट 3 महीने बाद होने वाली है, जो B करेगा। तो मैं ये BR आपको ट्रांसफर कर देता हूं, इस ट्रांसफर को कहते हैं एंडोर्समेंट करना, एंडोर्स कर देता हूं। और ये जो जब ड्यू डेट आएगी, जब मैच्योरिटी डेट आएगी, तो ये B आपको पे कर देगा, और हमारा आपका हिसाब भी क्लियर हो जाएगा, और ये बिल भी मैच्योर हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ये बी आर किसको ट्रांसफर कर देते हैं, ये बी आर जाकर किसको ट्रांसफर कर, बी आर ये जब ट्रांसफर करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ये किसको दे रहा है भाई, सी को दे रहा है, तो सी कौन बन जाएगा इसका, सी एज अ क्रेडिटर था, सुन लो, सी क्रेडिटर था, क्रेडिटर, और ये कैंसिल कर दिया क्रेडिटर, क्योंकि सी को बी आर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सी मेरा क्रेडिटर है, ए का क्रेडिटर है, तो बी आर देकर अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, ठीक है सर। और ये क्या कहेगा, ये कहेगा सी कहेगा ए मेरे लिए डेटर है, तो ए डेटर है तो ए को कैंसिल करेंगे, क्योंकि उसने डेटर के बदले में उसने दे दिया मुझे क्या, बी आर, तो इस तरीके से बी आर क्या करते हैं, एंडोस कर देते हैं। ये कहेगा बी आर गया सी के पास, ये कहेगा बी आर आया ए से आया, ए क्या है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब तीसरी एंट्री में क्या होगा, मैच पेमेंट करनी होगी, जब ये पे करेगा अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा, ये तो हमेशा एक ही एंट्री करता है, पे करने पे लायबिलिटी खत्म। अब पैसा इसको मिलेगा दोस्त, इसके बाद पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और इसने जो एसेट बना रखा है बी आर के नाम का वो कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। याद आ रही है आपको सारी एंट्री, सारी एंट्री याद आ गई। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, क्या कहते हैं इसको दोस्तों, एंडोर्समेंट करना कहते हैं, कि हमने बिल यहां से यहां एंडोर्स कर दिया। एंडोर्समेंट करना कहते हैं इसको, ठीक है जी। ओहो, ये तो ना एंडोर्स करा है, ये है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का समय में आ गया, अब आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, लास्ट कॉन्सेप्ट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, चलिए, तो अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब समझिए। देखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन का क्या मतलब होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए मुझे, मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ और मुझे ना अलग अलग पर्सन से पैसा लेना है बिहार का, तो कोई कोलकाता में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई केरला में, कोई चेन्नई में, इस तरीके से अलग अलग जगह पर पर्सन रहते हैं, 15-20 जने रहते हैं, और उनसे मुझे पैसा लेना होगा। अब मैं पैसा लेने के लिए क्या करूं, मान लो मुझे एक पर्सन से पैसा लेना है, केरला में रहता है वो, और मुझे उस पर्सन से 50,000 रुपए लेने हैं। अब केरला जाने और आने में मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, और लेने मुझे 50,000 रुपए, ये तो मेरे नुकसान वाली बात हुई। वो कह रहा है भैया देखो कोई ना कोई आएगा तभी दूंगा पैसा, मैं तो मैंने दूंगा, अरे ये क्या बात हुई। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारी बैंक बड़े हेल्प करता है। जब भी किसी एक पर्सन को क्या करना होता है, कई सारे स्टेट से अलग अलग जगह से पैसा लेना होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे रहते हैं लोग, वो ड्रॉई जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे रहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर एक पर्सन का सभी स्टेट पे जाकर पैसा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल वाली बात है, उतना पैसा उसका खर्च हो जाएगा जितना लेना नहीं है, तो ये कोई बात नहीं हुई कि वो जाकर ले, इसलिए बैंक हमारी बहुत हेल्प करता है। बैंक हमारी हेल्प इसलिए करता है क्योंकि देखिए मान लो एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट है, और एसबीआई बैंक ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में है, तो मैं उस ड्रॉई को फोन करूंगा जो केरला में रहता है, और केरला से कहूंगा भाई देखो तेरे बगल में जो एसबीआई बैंक है ना, वहां जाके बिल का पेमेंट कर दो, वहां जाकर मेरे बिहार का पेमेंट कर दो। अब मैं यहाँ से क्यों बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि भाई वहां वो एसबीआई में ट्रांसफर करेगा, अपने वहां केरला वाले एसबीआई ब्रांच में करेगा, एसबीआई ब्रांच दिल्ली वाले में कर देगी पैसा, और वो मुझे यहाँ पर दे देगी। इसको कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये क्या हुआ बिल सेंड फॉर, मैं एज अ पर्सन जितने भी बिल है मेरे पास, मैं बैंक में जाकर जमा कराऊंगा, और बैंक वालों से रिक्वेस्ट करूंगा बैंक भैया मेरे इस बिल पे क्या कर लो, इस बिल का कलेक्शन कर लो, मैं आपको बिल सेंड कर रहा हूं, मेरे बिहाफ पर अलग अलग स्टेट से जाके कलेक्ट कर लो, क्योंकि आपकी ब्रांच हर स्टेट में है, वो पर्सन आपकी ब्रांच में जाकर जमा करा देगा, और आप यहां मंगा लोगे और मुझे पे कर दोगे। इस केस के अंदर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बैंक ऐसे सर्विस देने पर पैसा भी चार्ज करता है, क्या करता है, पैसे भी चार्ज करता है, और कई बार बैंक अपने कस्टमर के लिए फ्री रखता है। ये बैंकिंग टू बैंकिंग होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब बैंक ने पैसा चार्ज करा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली सर्विस के लिए बैंक ने पैसा चार्ज करा है या नहीं चार्ज करा हुआ। चार्ज करेगी बैंक पैसा तो हमारे लिए क्या है, लॉस है, सेम ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट साइड में आ जाएगा, और नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्सन का बीआर बीपी बिहार अलग अलग स्टेट के पर्सनों पे है, और उसका पैसा मुझे लेना है, तो मैं अकेला वहां नहीं जा सकता, तो बैंक हर जगह है, इसलिए बैंक को मैं सारे बिल भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, किस लिए, कलेक्शन के पर्पस के लिए, कलेक्शन के पर्पस के लिए। इसको कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब पहली दो एंट्री सेम होने वाली है, पहली दो एंट्री सेम होने वाली है। सर कौन सी तो पहली एंट्री, एक तो गुड्स बेचने की और गुड्स से बीआर क्रिएट करने की, मतलब ए कौन है, ड्रॉर, और बी कौन है सर, ड्रॉई। तो पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री भी सेम है सर, बीआर बनाने की। तो पहली एंट्री नहीं लिखकर सीधा क्या करता हूँ, दूसरी एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है ना। दूसरी एंट्री में क्या होगा,
लिख देते हैं पहली एंट्री सी। दूसरी एंट्री में क्या होगी, ये एक बी आर बन जाएगा इसके पास, गुड साइन करने के बाद ये बी आर बनाएंगे और ये अपना बी को कैंसिल कर देगा एज अ डेटर। इधर पहली एंट्री खरीदने की सेम होगी और बीपी बनाने की दूसरी एंट्री होगी, तो ये ए एज अ क्रेडिटर कैंसिल कर देगा, लायबिलिटी कैंसिल करेगा और नई लायबिलिटी बनाएगा बीपी के नाम की। अब भाई ऐसे ना बहुत सारे कस्टमर हैं, ऐसे जैसे बी एक ड्रॉई हो गया, ऐसी अलग अलग बहुत सारे ड्रॉई है। मैं एक ही की एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि सबकी बुक में सिमिलर एंट्री होगी। ड्रॉई कितने हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे ड्रॉई ऐसे ही जैसे बी है, सी डी ई एफ जी एच आई, बहुत सारे। तो इन सबके बी आर का यहाँ पर कलेक्शन है, इस सबके पास बी आर इसके पास है, इसने सबको उधार पे माल बेचा हुआ अलग अलग स्टेट पे और उसका बी आर आपके पास रखा हुआ। अब ये क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा, ये क्या करेगा, ये बी आर भेज देगा किसको, ये बी आर भेज देगा बैंक को। जब ये बी आर अपने सारे भेज देगा बैंक में, ऑल बी आर भेजेगा, सारे के सारे बी आर भेजेगा, तो सारे बी आर डेबिट से कैंसिल होकर क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि भेज दिए। अब भेज दिए तो किसको भेजे, बैंक को। तो क्या बैंक को मैं एसेट बना लूं, क्या बैंक को मैं बोलूं भाई बैंक भैया तुम मेरे को पैसा दो। बैंक क्यों करेगा, बैंक आपको सर्विस दे रहा है, तो बैंक को आप एसेट नहीं टेम्परेरी एसेट बनाओगे, क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट ही है, मुझे बैंक से पैसा नहीं लेना। बैंक तो एज अ मिडल मैन की तरह काम कर रहा है। बैंक तो भाई वहां से आगे से पैसा आएगा वो तुम्हें दे देगा, और आगे से पैसा नहीं आया तो बीआर पकड़ा देगा तुम्हें। तो बैंक एज अ मिडल मैन की तरह काम कर रहा है, तो बैंक को हम क्या करेंगे, टेम्परेरी एसेट बनाएंगे। अगर पैसा आ गया तो बैंक हमें पैसा दे देगा, और अगर बैंक के पास पैसा नहीं आया, उस ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया बैंक को, तो बैंक हमें हमारा बिल वापस कर देगा। बस यही तो बात होगी। बैंक एज अ मिडल मैन की तरह काम कर रहा है, तो बैंक को कुछ नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और हमने कहा कि भाई इसको आप बना लो एसेट, इसको बोलेंगे टेम्परेरी एसेट। क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेरी एसेट। कि भाई देखो बीआर भेजा बैंक के पास, और किस लिए भेजा, बीआर सेंड करा कलेक्शन के लिए, तो एक नए अकाउंट को टेम्परेरी एसेट बना लो, जब तक पैसा नहीं आता तब तक इसको एसेट बना के रखो। एंड चौथी एंट्री होगी चौथी एंट्री होगी जब पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो बैंक हमें पैसा दे देगा। बैंक हमें क्या करेगा, पैसा कैसा आएगा, पैसा ऐसा आएगा जितने भी ड्रॉई है वो सारे बैंक में जाकर पैसा जमा कर देंगे, तो वो अपनी लायबिलिटी खत्म कर देंगे, और टू कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। बैंक में मुझे नहीं, बैंक में पे करेंगे। बैंक वाला हर स्टेट के बैंक दिल्ली वाली ब्रांच में जाकर पैसा दे देंगे, और वो पैसा बैंक मुझे दे देगा। अगर बैंक मुझे पैसा दे रहा है और कुछ चार्जेस ले रहा है वो चार्जेस आप डेबिट कर देना, ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन बताएगा तो बता देना, डेबिट कर देना। और अगर चार्जेस नहीं ले रहा तो जितना पैसा आया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अब ये जो आपने एसेट माना हुआ ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसको कैंसिल कर देना। किस भाई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिए थे, अब हो गए ना कलेक्शन, जब कलेक्शन हो गया तो कैंसिल, टेम्परेरी एसेट अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये सारे ड्रॉई पे कर देंगे बैंक को, तो बैंक मुझे दे देगा, कुछ चार्जेस काटे वो काट लेगा, वो मेरे लिए लॉस हो गया, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो एसेट बना रखा था, जिस पर्पस के लिए भेजे थे वो कंप्लीट हुआ, इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दी। और इस तरीके से बैंकिंग की बुक की एंट्री नहीं होगी, बैंक की बुक की कोई एंट्री नहीं है हमारे सिलेबस में। इस तरीके से मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं दोस्तों, सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए। चलिए अब आ जाते हैं हम इस वाले पॉइंट पे। ये चारों चीजें मैंने आपको खत्म करा दी कि ऑनर्ड ऑफ बिल में बिल रिटेन की एंट्री क्या होती है, बिल डिस्काउंटिंग में क्या होती है, एंडोर्समेंट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या एंट्री होती है। इसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो गया। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, डन। डिसऑनर्ड मैं अभी नहीं कराऊंगा, डिसऑनर्ड थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो सोच रहा हूँ ये रिन्यूअल और रिटायरिंग वाला पार्ट करा दूं एक बार, है चेक कर लेता हूँ। चलिए तो एक काम करते हैं सर, ये ना थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए मैं ये दो कॉन्सेप्ट करा देता हूँ आपको, ये छोटे छोटे हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिपीट। सर रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या कहता है देखिए सर, कोई पर्सन है, कोई ड्रॉई है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई देखो मैच्योरिटी डेट आ गई है और ना मैं पैसा नहीं पे कर पाऊंगा। भाई मान लो आप ड्रॉई हो और आप ना पैसा देना चाहते हो, ईमानदार हो, बट आपके पास क्या है, मैच्योरिटी डेट आ गई, 3 महीने हो गए पूरे,
जो भी जितने महीने का भी आपने बिल फिक्सेशन साइन करा है उतना हो गया कंप्लीट। अब आके मेरे पास कहते हो कि सर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, आप मेरे को थोड़ी और टाइम दीजिए, थोड़ा और क्रेडिट पीरियड दीजिए, भले ही आप मेरे से ब्याज ले लो पर मैं इस टाइम का मुझे और अलाउ करो और मैं आपको पे कर दूंगा। तो क्या होता है जब ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है ड्रॉर से कि भाई मेरे पे अभी पैसे नहीं है और मुझे आप और थोड़े टाइम के लिए और टाइम दीजिए, तो जो टाइम देता है इस कॉल रिन्यूअल ऑफ बिल, आपने उस बिल को रिन्यू कर लिया और थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, इसके कॉल कर रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? रिन्यूअल ऑफ बिल। अब रिन्यूअल करने का तो आसान तरीका आपने बता दिया, पर इजीली बहुत ज्यादा आसान वे में बता दिया कि भाई रिन्यूअल का मतलब ये हो गया कि ड्रॉई मैच्योरिटी डेट पे पैसे नहीं पे कर पा रहा, वो थोड़ी और टाइम मांग रहा है, तो ड्रॉर ने उस बात को एक्सेप्ट करा और कहा कोई बात नहीं आप 2 महीने और ले लो, पर 2 महीने का मैं ब्याज लूंगा। भाई बिल्कुल ब्याज तो बनता ही है, इंटरेस्ट लूंगा, 2 महीने का समय और दे दिया, इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। पर इसके कुछ स्टेप्स आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कहता है भैया देखिए जब रिन्यूअल होता है ना, तो जो पुराना बिल होता है अब वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो पुराना बिल तो मैच्योरिटी डेट पे एंड ही हो गया। उस बिल की डेट कब थी भाई? 3 महीने बाद थी। 3 महीने बाद उसने भाई रिक्वेस्ट करी, तो जो बिल आपने पुराना बनाया था उसको अब कैंसिल करना होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कैंसिल करना होगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रॉई होता है वो कहता है भाई पूरे पैसे तो नहीं है, कुछ पैसे मैं अभी दे दूंगा और कुछ पैसे का आप मुझे रिन्यूअल के लिए और टाइम दे दो, कुछ पैसे के लिए और रिन्यूअल कर दो। तो यहाँ पर पार्टली पेमेंट भी हो सकती है, पार्टली पेमेंट भी हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज 50,000 रुपए थे, तो भाई ड्रॉई ने कहा कि मैं 50 के 50 नहीं दे पाऊंगा, आप 2 महीने के लिए रिन्यूअल करो, तो कुछ नहीं दिया उसने, पूरे बिल का रिन्यूअल कर लेंगे। पर अगर उन्होंने कहा कि भाई देखो 50,000 है, मैं 30,000 अभी दे देता हूँ, 20,000 2 महीने बाद दे दूंगा, तो 20,000 पे आप 2 महीने का ब्याज ले लो और रिन्यूअल कर दो, तो कुछ पार्टली पेमेंट भी पे कर देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जब भी रिन्यूअल होता है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। स्टेप्स क्या होता है? पहला स्टेप क्या होगा कि आपको कैंसिल करना होगा ओल्ड बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, जिसको हम ओरिजिनल बिल भी कहते हैं, जो हमने पहली बार बनाया था। ये स्टेप नंबर 1 होगा। दूसरा, रिसीव्ड पार्टली पेमेंट। इफ एनी क्वेश्चन में बताएगा कि भैया पार्टली पेमेंट करी है या नहीं करी। अगर करी है तो उसको रिसीव की एंट्री पास कर लो। क्या करो भाई, उतने अमाउंट से जितना अमाउंट 30,000 आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, 30,000 से बीआर खत्म कर दो और 30,000 कैश ले लो। अब तो एंट्री समझ में आ गई आपको। पैसा आने पे एंट्री क्या होगी, पैसा आ जाएगा और बीआर कैंसिल हो जाएगा, तो बीआर पूरे अमाउंट से नहीं होगा, 30,000 से होगा जितना पैसा दिया, और बाकी पैसे का वैसे रह जाएगा। अब जोड़ो ब्याज। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा इंटरेस्ट जोड़ने का, इंटरेस्ट जोड़ने का। तीसरा स्टेप होगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन रिमेनिंग अमाउंट। अब 20,000 पे क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट ड्यू ऑन रिमेनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा देंगे और रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाने का इन द एंड, एट द एंड इंटरेस्ट जोड़ने के बाद एट द एंड एक नया बिल जनरेट करेंगे उतने 2 महीने के लिए इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ। एट द एंड न्यू बिल इज ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब ये सर ये प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए क्या करना होगा? इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन समझना होगा मेरे साथ, तभी तो समझ पाओगे ये प्रोसेस क्या है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। भाई पुराना बिल था 50,000 रुपए का, ठीक है सर, ये पुराना बिल था 50,000 रुपए। 50,000 में उसने 30,000 पे कर दिए, 30,000 पे कर दिए, ठीक है सर। रिमेनिंग क्या बच गया? रिमेनिंग बच गया 20,000। इस 20,000 पे लगेगा ब्याज, इंटरेस्ट लगेगा। लेट्स सपोज 2,000 पे 10% इंटरेस्ट लग गया, तो अब नया बिल बनेगा 22,000 रुपए का, बस खत्म, नया बिल बनेगा 22,000। तो एंट्री कोई नई पुरानी नहीं है, एंट्री जो मैंने आपको सिखाई ना वही एंट्री, कोई एक भी नई एंट्री नहीं है, बस इंटरेस्ट को छोड़कर, इंटरेस्ट की एंट्री छोड़कर और कोई नई एंट्री नहीं है। तो एंट्री हम करते हैं एक बार पास। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ए जो है वो ड्रॉर है, बी जो है वो ड्रॉई है, ठीक है सर। ओरिजिनल बिल जो था, सिर्फ समझाने के पर्पज से, ओरिजिनल बिल जो इन्होंने बनाया वो 3 महीने के लिए बनाया 50,000 रुपए का। आफ्टर 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल, रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट करी एंड पेड 30,000 एंड
रिन्यूअल ऑफ 20,000, इसमें ड्रॉर चार्ज इंटरेस्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ 20,000 फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। अगले 2 महीने के लिए रिन्यूअल करा ली कि भाई बाकी बीसीआर में अगले 2 महीने बाद दे दूंगा, तो इंटरेस्ट चार्ज करा 10, इंटरेस्ट चार्ज करा 10% पर एनम के हिसाब से, तो 2 महीने का ब्याज लगेगा ना 2 महीने के लिए। तो बताइए क्या एंट्री होगी इस केस के अंदर। तो सिंपल सा प्रोसेस है, 50,000 का बिल था 3 महीने का, तो उस 50,000 के बिल में 3 महीने में रिक्वेस्ट करी और पार्टली पे कर दिया 30,000 और बाकी के लिए रिन्यूअल के लिए बोला 2 महीने के लिए। 2 महीने का ब्याज लगेगा जो 10% पर एनम दिया हुआ है, इसको हम 2 महीने में कन्वर्ट करेंगे और फिर नया बिल बना लेंगे। आ जाओ एंट्री करते हैं। ए ड्रॉर, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जब मैंने दिया इसमें मैंने कहीं सेल परचेज की बात करी है? नहीं करी, तो इसका मतलब क्या सेल परचेज नहीं होगी? हुई होगी सर। बिना सेल उधार पे बेचे या बिना उधार पे खरीदे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन ही नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर अगर सेल परचेज की बात नहीं हो रखी तो सेल परचेज नहीं हुई, हुई होगी, उसकी एंट्री कर दी होगी, हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ बीआर की एंट्री करनी है। ठीक है सर, तो पहली एंट्री क्या होगी सर? पहली एंट्री बिल बनाने की होगी। देखो ध्यान दे, बीआर अकाउंट डेबिट, मैं शुरू से करा रहा हूं, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। बीआर बना लिया, कितने की थी? 50,000 का बीआर बनाया और ये क्या बनाएगा? लायबिलिटी बनाएगा। क्या कहेगा? ए को कर देगा कैंसिल, ए इसका क्रेडिटर है, इसको कैंसिल करके एक नई लायबिलिटी बनाएगा बीपी के नाम की, इसको बीपी का अमाउंट पे करना है 50,000। अब 3 महीने बाद क्या था? ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्या कहता है? ड्यू डेट पे कुछ अमाउंट तो पे कर देता है और बाकी पे नहीं करता। ये काम करना है, कैसे करना है? जो अमाउंट इसने पे कर दिया है, जो अमाउंट इसने पे कर दिया है, जो अमाउंट इसने पे कर दिया है उतना सा तो बीआर कैंसिल कर। अब बीआर कितने का है सर? बीआर 50,000 का है ना, 50 में से 30 तो रिसीव कर लो, 30 रिसीव के नाम पे कैंसिल करो और 20 कैंसिल करो कि हाँ भाई ओरिजिनल बिल था। तो इस तरीके से कैंसिल किया जाएगा। प्रोसेस समझा देता हूँ एक मिनट को। क्या एक काम करो, सिंपल सिंपल, ड्यू डेट पे क्या करा? रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल करा, स्टेप वाइज चलो, रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल। अब रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट करा तो पहला स्टेप क्या था? पुराना बिल को कैंसिल कर दो। कैंसिल करेंगे, पुराना बिल ये रहा, कैंसिल करने के लिए रिवर्स हो जाएगी एंड, है ना? जो बिल था वो क्या होगा? बीआर क्या होगा? कैंसिल कर देंगे और बी दोबारा डेटर बना लेंगे। बी दोबारा क्या बना लेंगे? डेटर। लेट्स सपोज, दोबारा समझना, मैंने क्या करा? बीआर बनाया था और डेटर को कैंसिल कर दिया था। सुनना ध्यान से, बीआर बनाया, डेटर को कैंसिल करा। बीआर बनाया इसलिए कि भाई अब बीआर का पैसा आना है, डेटर से कोई मतलब नहीं, बी से मतलब नहीं, बी बीआर का पैसा देगा, बस इससे मतलब है। अब उसने बीआर का पैसा दिया ही नहीं तो बीआर कोई काम का थोड़ी हुआ, तो इस बीआर को क्या करूंगा? कैंसिल कर दूंगा और जो डेटर बनाना है दोबारा क्रिएट करूंगा डेटर कि भाई बी तुम्हें तुमसे लूंगा पैसा, तुमने 50,000 रुपए देने हैं मेरे को, क्योंकि जो बीआर हमने बनाया था म्यूचुअल कंसेंट से उसका पैसा तो तुमने दिया ही नहीं, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका। तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया और तुम्हारे को दोबारा डेटर बना लिया सर, तुमको दोबारा डेटर बना लिया। अब ये भी ऐसे करेगा, ये भी सेम ऐसे ही करेगा। ये कहेगा भाई बीपी का जो पेमेंट करना था बी ने वो तो करा ही नहीं, तो बीपी अब यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बीपी को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और दोबारा ये अपने आप को क्रेडिटर, ये ए को क्या बना लेगा? क्रेडिटर बना लेगा। दोबारा ए को क्या बनाएगा? क्रेडिटर बनाएगा और कहेगा सर कि ठीक है वो बीपी और बीआर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कैंसिल करते थे और एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर बना लेते दोबारा, है ना? तो 50,000 से पहला स्टेप तो ये हो गया क्लियर। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो पार्टली पेमेंट होगी वो ले लो। सर पार्टली पेमेंट क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपए पे कर दिए तो 30,000 से डेटर को खत्म कर दो, 30,000 से डेटर खत्म कर दो भाई। जब 30 है, अब बी हमारा क्या है? डेटर है 50,000 से, मतलब इसका मतलब है कि मुझे बीआर का कोई मतलब नहीं है, मुझे 50,000 से बी से लेने हैं, बस ये मतलब है। उसने 30 दे दिए तो 30 दे दिए तो डेटर को 30,000 से खत्म कर दिया। अभी भी डेटर कितने बचे? 20,000 से, है ना? 50 में से 30 ही तो खत्म हुए, 20,000 से बचे। अब जो 20,000 से बचे वो 2 महीने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो 2 महीने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो चौथी एंट्री में क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट, ओहो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम होगी और ये इंटरेस्ट किससे लेगा? बी से लेगा, तो बी को दोबारा क्या बनाएगा? डेटर। और इंटरेस्ट के लिए क्या होगी दोस्तों? इनकम होगी। समझ में आ रहा है आपको? भाई ये जो 20,000 इसके बच गए ना, वो रिन्यूअल मांग रहा है ना, तो 2 महीने का ब्याज लगेगा ना 20,000 पे, तो 20,000 का 10% 2 महीने के हिसाब से कितना हो गया? 2/12 निकाल लीजिए सर, 20,000 का 10% 2/12, 20,000 का 10% हो गया आपके पास 2,000
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, 333 रुपए। 333 का इसको ब्याज लगेगा 2 महीने का 20,000 रुपए। ठीक है सर, ये दो एंट्री यहाँ पर पास की जाएगी। पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है कैंसिल करने की, दूसरी एंट्री है पार्टली रिसीव करने की, और तीसरी एंट्री जो अमाउंट पे नहीं करा उस पर इंटरेस्ट लगाने की। ये भी क्या करेगा? पहली एंट्री बीपी को कैंसिल करेगा, दूसरी एंट्री पे करने की करेगा ना। पे करने की एंट्री क्या करेगा? जो एज का क्रेडिटर है उसको खत्म करेगा 30,000 से, क्योंकि उतना पे कर दिया है। 30,000 से एक क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे और 2 कैश से पेमेंट हो जाएगी 30,000। अच्छा, ये कह रहा है मुझे इंटरेस्ट लेना है, तो उसके लिए इनकम, और किससे लेगा? बी से, तो बी क्या हो गया? डेटर। तो अगर इसको इंटरेस्ट लेना है तो इसको पे करना है, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? खर्चा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू टू, और किसको देना है इसका इंटरेस्ट का पैसा? इसको 333 रुपए। ये 333 रुपए किसको देना है इंटरेस्ट का पैसा? ये 333 रुपए इंटरेस्ट का पैसा देना है ए को, तो ए इसके लिए फिर से क्या बनेगा? क्रेडिटर बन जाएगा। अब मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि ए ने बी से क्या क्या लेना है। ए ने बी से लेना है वो 333 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट, और ए ने बी से लेना है वो 20,000 रुपए जो रिमेनिंग बच गया था। तो 20,333 रुपए लेने हैं टोटल अमाउंट। अब क्वेश्चन यहाँ मॉडिफाई कर सकता है कितने तरीकों से? वो कह सकता है इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया, तो फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कैंसिल हो जाएगा। सॉरी इंटरेस्ट तो इनकम में नहीं होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया, क्वेश्चन ऐसा कह सकता है। तो एंट्री क्या होगी? कैश आ जाएगा इंटरेस्ट से 333, और ये जो बी है जो डेटर बना रखा है इंटरेस्ट के नाम पर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कहेगा भाई ए एज अ क्रेडिटर इंटरेस्ट के नाम पे ये पे कर दिया, तो ये ए खत्म हो जाएगा और 2 कैश करके पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले कि इंटरेस्ट इमीडिएटली पे हो गया, और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है इंटरेस्ट के बारे में, तो समझ लेना इंटरेस्ट बिल के अमाउंट जोड़कर टोटल नया बिल जनरेट हो जाएगा। अब नया बिल जनरेट कितना हो जाएगा? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। कितने से है सर? यहाँ पर डेबिट हो रखा है 20,000 से, और यहाँ पर डेबिट हो रखा है 333 से। तो क्या करेंगे? टोटल डेटर हमारे पास कितने? 20,333 से, उतने से नया बिल बनाएंगे। पीआर अकाउंट डेबिट टू बी कैंसिल कर देंगे। जब भी नया बिल बनाता हूं, जब भी बीआर बनाता हूं, तो मेरे डेटर कैंसिल हो जाते हैं और उससे नया बिल बन जाता है 20,333 से। 20,333। और ये क्या कहेगा? ए एज अ क्रेडिटर था, ये अपना ए एज अ क्रेडिटर कैंसिल कर देगा, नई लायबिलिटी जनरेट करेगा बीपी के नाम की फिर से, क्योंकि रिन्यूअल हो। कितना लेगा बीपी का नाम पर? कितना पे करना है? एक तो 20,000 देने हैं और 333 ब्याज के देने हैं, तो टोटल अमाउंट देगा 20,333 रुपए। इस तरीके से ये एंट्री होगी। अब इसके बाद का क्वेश्चन और बताता हूं जो बड़ा क्वेश्चन होता है। बाद का क्वेश्चन ये है कि जो नया बिल बनाया था ना, आगे जाकर डिसऑर्डर कर दिया। ये जो नया बिल बनाया है वो आगे जाके डिसऑर्डर कर दिया, या ये बिल एंडोर्स कर दिया, या बिल डिस्काउंट करा लिया, तो यह बाद के कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं। है वही पिछले वाले कॉन्सेप्ट, पर इसके अंदर जोड़ सकता है कि जो नया बिल बनाया था ना 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद डिसऑर्डर कर दिया, अब करो डिसऑर्डर की एंट्री। समझ में आया? तो ये होता है, बड़े क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। शुरुआत से उसने रिन्यूअल का लगा दिया, जब रिन्यूअल हुआ तो ड्यू डेट पर आने पर उसने डिसऑर्डर कर दिया, या ड्यू डेट आने पर उसने मेट कर दिया, या एंडोर्स कर दिया, या डिस्काउंटिंग कर दिया। तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकता है वो, राइट? समझ में आ गया? इसको कहते हैं सर क्या? यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में अंदर 4 स्टेप्स है। पहला, पुराना बिल पूरा पूरा कैंसिल कर दो, फिर कुछ पैसा आना है तो पैसा आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू करेंगे रिमेनिंग अमाउंट पर, और फिर नए बिल बनाएंगे रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जोड़कर। दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। अब आते हैं रिबेट। इधर आ जाओ, खत्म हो गया, बस एक छोटा सा कौन सा बताना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सर रिटायरिंग, ये आगे रिन्यूअल ऑफ बिल मैंने यहाँ पर खत्म करा दिया। एक और कर लेते हैं, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। ये और खत्म कर देते हैं, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। ये देख, बाकी हम डिसऑनर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और एकोमोडेशन बिल भी उसके नेक्स्ट क्लास में। रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। देखिए, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट का मतलब होता है कि बेसिकली आपकी ड्यू डेट थी 3 महीने बाद, मैं ड्रॉर हूं और आप ड्रॉई हो, आपने मुझे पैसा दे रहा है 50,000, 3 महीने बाद आपको ये पैसा देना है, ये 3 दिन ग्रेजुएट ढूंढने के बाद। आप मेरे पे एक दिन आए, 1 महीने बाद आए, और आपने कहा कि भाई वो 50,000 रुपए देने थे ना 3 महीने बाद। मैंने कहा हाँ देने थे। कह रहा भैया मैं आज देने को रेडी हूँ आपको पूरे पूरे 50,000 रुपए, बस आप मुझे कुछ छूट दो उसमें।
कुछ छूट दो। सर मैं आपको जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा हूँ ना, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जल्दी पेमेंट में कुछ डिस्काउंट भी तो बनता है, कुछ छूट भी तो बनती है, कुछ तो छोड़ो। 3 महीने बाद पे करना है, मैं आपको 1 महीने पहले पे कर रहा हूँ या 2 महीने पहले आपको पे कर रहा हूँ सारा का सारा अमाउंट, तो कुछ तो छूट दीजिए मुझे। वो जब ड्रॉर इस चीज को एक्सेप्ट करता है, ड्रॉर कहता है ठीक है आप बिल हमारा खत्म कर रहे हो और क्योंकि मैच्योरिटी डेट से पहले ही आप मुझे पे कर दे रहे हो सारा का सारा अमाउंट, इसलिए हम आपको कुछ छूट देते हैं उस अमाउंट पे, दैट्स कॉल्ड रिबेट, द रिटायरिंग ऑफ बिल, राइट, उसको रिबेट कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी एंट्री है सर, बड़ी सिंपल सी एंट्री है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो एक पर्सन है मोहन, ये हमारा ड्रॉर है, एंड सोहन है, ये ड्रॉई है, ठीक है भाई। इन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा 50,000 रुपए का, और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है ये 1 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, जनवरी मार्च, और 4 अप्रैल की इसकी मैच्योरिटी डेट है, 4 अप्रैल को उसको पे करना है। सोहन पेड फुल अमाउंट ऑफ बिल ऑन 1 पैक, 2 महीने पहले ये पूरा अमाउंट ऑफ बिल पे कर रहा है, तो इस केस के अंदर मोहन गिव अ रिबेट ऑफ रुपीज 2,000 रुपए की रिबेट दी कि भाई तुम दो जल्दी पेमेंट कर रहे हो, 2,000 कम दे दो और 48,000 रुपए दे दो। बस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुझे बताइए क्या एंट्री होगी? 2 एंट्री होगी, एक मोहन की बुक में एंट्री होगी, ये हमारा ड्रॉर है, और एक सोहन की बुक में एंट्री होगी, ये हमारा ड्रॉई है। सॉरी, मोहन की बुक में एंट्री होगी पहले बिल बनाने की, ये बिल बनाएगा, ये कहेगा बी आर अकाउंट डेबिट, इसके बाद बी आर आ जाएगा, और किससे आया होने गिवर भाई सोहन, सोहन को क्या बनेगा, सोहन एज अ डेटर कैंसिल कर देगा, कितने से 50,000 से। एंट्री कब होगी? 1 जनवरी को, जिस दिन बिल बनाया। ये क्या करेगा, ये भी 1 जनवरी को एक एंट्री पास करेगा बीपी बनाने की, लायबिलिटी बनाने की, ये मोहन को कर देगा खत्म, तब मोहन इसका क्रेडिटर होगा, कैंसिल करके एक नई लायबिलिटी बनाएगा बीपी के नाम की 50,000। अब इसके पास पैसा जल्दी है, इसके पास पैसा ज्यादा है, तो इसलिए क्या करेगा, ये 1 फरवरी को ही पे कर रहा है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है कम दे देना, तो उसके पास कैश आ जाएगा, कैश या बैंक में इसका पैसा आ जाएगा। कितना आएगा सर? इसका पैसा आएगा 48,000 रुपीज, और इसने रिबेट दी, और रिबेट हमारे लिए हम दे रहे हैं, डेटर जो ड्रॉर है वो रिबेट दे रहा है, तो इसलिए उसका 2,000 रुपए का लॉस हो गया। और 2 बीआर कितने से खत्म होगा? बीआर खत्म होगा पूरे 50,000 से। सिंपल सी एंट्री है, बीआर 50,000 से खत्म हुआ, 48,000 रिसीव कर लिया और 2,000 की रिबेट दे दी, इसके लिए लॉस हो जाएगा रिबेट, क्योंकि ये दे रहा है और ये 1 फरवरी को इसको रिबेट मिली, इसके लिए फायदा हो जाएगा। इसका बीपी खत्म होगा पूरे 50,000 से, बीपी खत्म होगा पूरे 50,000 से। पर पेमेंट कितने करेगा ये, कैश और बैंक से? सर पेमेंट करेगा सिर्फ 48,000 रुपए, इसको 2,000 का फायदा हो गया जल्दी पेमेंट करने पे, इस कॉल्ड रिबेट, इसके लिए इनकम हो जाएगी। दिस इज द एंट्री, खत्म हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। खत्म हो गया सर आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हमने 3 अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा बेसिक जो हमारा भूल गए थे हम रिवीजन के टाइम पे, ये सारी चीजें याद हो गई। सर रिवीजन का पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है। मैं बार बार ये क्लास में इसलिए कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा देता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ यार, जो स्टूडेंट भूल गया था ना बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो इन क्लासेस को देखकर दोबारा सारा याद कर सकता है ना। जो मैंने आपको पिछली 15 क्लास में, पेड लेक्चर में 15 क्लास लगाकर पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज समझाया था, उसको आप कितनी क्लास में समझे? आज 2 क्लास में, 2 और लगेगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है रिवीजन का। रिवीजन में सर कराना क्या होता है? रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नहीं पता बाकी टीचर रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन का पर्पस होता है सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन होना, सारे कॉन्सेप्ट लौट के दोबारा आना। सर क्वेश्चन नहीं होते रिवीजन की क्लास में, कॉन्सेप्चुअली रिवीजन होता है। कॉन्सेप्ट जो करा चुके थे उसको एक बार रिवाइंड करा दो सर, क्वेश्चन तो हम फिर भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पेड में लेक्चर में भी हमने करे हुए हैं, और ये तो जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसने भी बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत पहले भी पढ़ चुका है, बस एक बार ये दोबारा रिवाइज हो जाता तो अच्छी हो जाती। यही तो पर्पस है सारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिसऑनर्ड, और डिसऑनर्ड करेंगे उसके बाद अकोमोडेशन ऑफ बिल करेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, चलिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।